हमारे बीच में अमित नंदा जी हैं जो एससी डिपार्टमेंट हिमाचल के जो है वो अध्यक्ष है, और हमारे बीच में डॉक्टर अनीस अहमद जी पूर्व मंत्री हैं। मैं अब बीच में ज्यादा समय ना लेते हुए सीधा आमंत्रित करती हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री राजस्थान अशोक गहलोत साहब को। नमस्कार। अभी अलका लामा जी ने आपको ब्रीफ किया। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। मुझे खुशी है कि आज मुझे आपके बीच में आने का सौभाग्य मिला और प्रेस कॉन्फ्रेंस ये जो हो रही है, आपको मालूम है कि चुनाव चल रहे हैं और उसके बीच के अंदर जो इशू बने हैं देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, उसको लेकर मैं कुछ कहना चाहूँगा आपसे, क्योंकि हालात बड़े गंभीर है देश के अंदर। जिस रूप में धज्जियाँ उड़ रही है संविधान की और लोकतंत्र खुद खतरे के अंदर है, और राहुल गांधी जी जो यात्रा कर रहे हैं वो यात्रा का मार्ग तो है निश्चित, परंतु संदेश पूरे मुल्क के अंदर है कि वो क्या करना चाहते हैं। एक महंगाई कमर तोड़ दी सबकी, देशवासियों की, बेरोजगारी, जो युवाओं के अंदर फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। फिर आप देखते हैं कि जो हरकतें होती कई तरह की, वो भी उसका कारण है कि फ्रस्ट्रेशन की हद होती है। 2 करोड़ के वादे तो धरे रहे हैं उनके। और तीसरा डेमोक्रेसी है देश के अंदर। और मैंने कहा, एक बार प्रधानमंत्री आए थे अभी 5 साल पहले राजस्थान में, मैंने कहा प्रधानमंत्री जी आप दुनिया के मुल्कों में जाते हो तो आपका मान सम्मान होता है। इसलिए होता है एक तो आप गांधी के देश से आए हैं, और एक आप 70 साल के बाद में इस देश में डेमोक्रेसी काम रखी है। इंदिरा गांधी जी जान दे दी, राजीव गांधी शहीद हो गए, पर मुल्क एक रहा, अखंड रहा। चुनाव हार गए इंदिरा जी, सत्ता सौंप दी मोरारजी भाई देसाई को। वाजपेयी जी चुनाव हार गए, सत्ता सौंप दी सोनिया गांधी जी को, उन्होंने दे दिया मनमोहन सिंह जी को। तो ये जो परंपरा 70-75 साल में काम रखी, पाकिस्तान की तरह 2 बार सैनिकों का शासन नहीं हुआ, ये तमाम बातें दुनिया के मुल्कों के जहन के अंदर है, इसलिए आपका सम्मान होता है। अब आप देखिए जो हालात है वो बहुत ही गंभीर है। असहमति व्यक्त करे कोई पत्रकार, साहित्यकार, लेखक, आप देश छोड़िए, जेल जाओ। ये कहाँ का न्याय है देश के अंदर? जुडिशरी दबाव में इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई के छापे पड़ते हैं, सब विपक्षी पार्टियों के पड़ते हैं। और चुनाव के पहले रेखी होती है कौन कौन इमदाद करेंगी कांग्रेस की, कौन कौन चंदा दे सकते हैं कांग्रेस को। पहले लिस्ट बनती है, फिर छापे पड़ते हैं। एक वो मॉडल नया देश में शुरू हो गया है नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह जी का। वो है मॉडल सरकार में टॉपल कैसे करो, नया मॉडल है। जैसे महाराष्ट्र में 50 विधायक हो गया, पहले ईडी, सीबीआई ज़्यादा धमकाना, फिर उनके परिवार वालों को तंग करना, और फिर सरकार को टॉपल करना। कर्नाटक में ही हुआ था, मध्य प्रदेश में ही हुआ था, और रास्ते में होते होते हम बच गए। 30-30, 35-35 करोड़ रुपए दिए जाए, और कल्पना कीजिए क्या होगा देश के अंदर, कुछ सोच सकता है क्या? कल मैंने कहा केजरीवाल जी को, आप भाग गए हिमाचल प्रदेश से। तो हिमाचल प्रदेश वालों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने केजरीवाल को भगा दिया पार्टी को। वो लायक ही नहीं। आपने पड़ोस में पंजाब सरकार तो बन गई, आज क्या स्थिति बनती जा रही है इतने महीने में। आज अभी से हालात खराब होने लगे वहाँ पर, शासन नाम की चीज नहीं वहाँ। दिल्ली का मॉडल का वो ढोकला करने हैं, अलका जी तो रही उनके साथ में। क्या स्थिति वहाँ पर? यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, हमारे एक जिले के बराबर है, और ऐसा फेंक रहे हैं देश के अंदर, मैं देश को नंबर 1 बनाऊंगा। अरे आप हो के जो देश को नंबर 1 बनाओगे, पहले वो हैसियत प्राप्त तो करो कि बाद में आप कह सको मैं देश को नंबर 1 बनाना चाहता हूँ। इस प्रकार आप जो जनता को गुमराह कर रहे हो, मीडिया को पैकेज दे रहे हो,
ऐसे पैकेज दे लो एक लाइन नहीं छप सकती। कल मैंने कहा अहमदाबाद के अंदर, बड़ौदा के अंदर, कि भाई आप ये बताओ, आपने इतना बड़ा आरोप लगा दिया बीजेपी पर कि मुझे कहा गया कि आप विड्रॉ कर लो गुजरात से, मनीष सिसोदिया जेल नहीं जाएंगे और मिस्टर जैन, सत्येंद्र जैन छूट जाएंगे। मैंने कहा केजरीवाल जी आप मुझे बता दीजिए किसने संपर्क आपसे किया? मोदी जी ने किया, गृह मंत्री जी ने किया, या नड्डा साहब ने किया जो उनके अध्यक्ष हैं, या और किसी ने किया? तो ये बताओ। आरोप बहुत बड़ा है, राजनीतिक पार्टी जहाँ सरकार दो उनकी है, वो कह रहा है मेरे पे आरोप, मुझे सौदेबाजी होने लगी कि मैं विड्रॉ कर दूँ गुजरात से। तो कौन संपर्क किया? नंबर 2 मैंने कहा पैकेज आपको क्या ऑफर किया? 5,000 करोड़ का किया, 10,000 करोड़ का किया, या 2,000 करोड़ का किया? क्योंकि बीजेपी तो बिना पैकेज काम करती नहीं है। जो मैंने अभी बताया आपको, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र के अंदर और भी जगह देखिए आप कि चुनाव जीतने के बाद में विधायकों को हॉर्स ट्रेडिंग करके, खरीद करके फिर आप बाई इलेक्शन करवाते हो गुजरात के अंदर। तो हालात इस प्रकार के देश के अंदर, एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इसलिए मैंने कहा कि संविधान जो आपके सामने है, और आज देश को गर्व होना चाहिए कि हम 75 साल अमृत महोत्सव मना रहे हैं। पूछो मोदी जी को, बिना पंडित नेहरू के अमृत महोत्सव मना सकते कोई? जिसने 10-12 साल जेलों में बिताए हैं, त्याग बलिदान कुर्बानी की है कांग्रेस नेताओं ने, गांधी जी के सानिध्य में, नेहरू जी हो या सरदार पटेल हो, मौलाना गुलाम आजाद हो, अम्बेडकर साहब ने संविधान बनाया, बड़ी बड़ी हस्ती दूसरे आप सबको बुला रहे हो, इतिहास को तोड़ मरोड़ रहे हो नई पीढ़ी के लिए। तो नई पीढ़ी आपको कौन याद करेगी? वो जब संभाल के देश को, तो आपके इतिहास में कौन याद करेगा? ये समझ नहीं रहे लोग। तो स्थिति बड़ी गंभीर है देश के अंदर, इसलिए आज देश में माहौल अलग तरह का बन गया। राहुल गांधी की जो यात्रा हो रही है, महंगाई, बेरोजगारी, और नंबर 3 यही जो मैं आपको सब बातें बता रहा था अभी, ये जो माहौल बन गया देश में तनाव का, हिंसा का, उसके अगेंस्ट में यात्रा हो रही है। वो कहते हैं प्यार से, मोहब्बत से, भाईचारे से और सद्भावना से देश चले, हिंसा नहीं हो। मैं प्रधानमंत्री जी को बार बार आग्रह करता हूँ 3-4 महीने से, आप क्यों नहीं आगे आके अपील कर दो देशवासियों को कि आप प्रेम से रहो, भाईचारे से रहो, प्यार से रहो, और मैं किसी कीमत पर हिंसा बर्दाश्त नहीं करूंगा। आज तक नहीं बोलता हूँ, कुछ लोगों और हौसले बढ़ते हैं। इन स्थिति में देश चल रहा है। तो राहुल गांधी का जो मेन मकसद है कि हमारी कोई दुश्मनी किसी से नहीं है, पार्टियों से। हमारी लड़ाई विचारधारा की है, नीतियों की है, कार्यक्रमों की है। सब पार्टी अपनी अपनी बात कहे और माई बाप जनता होती है, वो फैसला करेगी किसको क्या बैठाना, किसको घर भेजना। तो ये 3 पॉइंट लेके राहुल गांधी निकल पड़े हैं, और आप देख लो कि रेस्पॉन्स पूरे मुल्क में मिल रहा है। उससे बीजेपी विस्तृत हो गई है, बेचैन हो गई है, और बेचैनी के अंदर वो लोग आरोप लगाते रहे। पहले तो आपका ट्विटर हैंडल बंद करवा दिया, ये कोर्ट में भी चले गए। तो ये तमाम बातें वो आपके सामने हैं, और आप देखते हो कि क्या क्या हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ने वचन दिए आपको, प्रदेशवासियों को, उस पर वो खरी उतरेगी। ये हम आपसे कहना आए हैं कि सोच समझ के राहुल गांधी जी खुद आए थे अहमदाबाद के अंदर, वहाँ भी जो घोषणा करी थी, अधिकांश घोषणाएं मुझे खुशी है कि जो हमने इम्प्लीमेंट कर दी राजस्थान के अंदर, इम्प्लीमेंट कर दी, खाली घोषणा नहीं करी है। वो घोषणाएं कांग्रेस पार्टी मैनिफेस्टो में ला रही है, गुजरात के अंदर भी और हिमाचल के अंदर। और वो घोषणा ऐतिहासिक घोषणा है, वो तो आप सबको मालूम है, रिपीट नहीं करना चाहूँगा। पर ओपीएस के बारे में मैंने सुना है कि यह बड़ा इश्यू बना। मैंने आपके मुख्यमंत्री जी को कहा 2 बार, आप ओपीएस लागू कीजिए। 2 मीटिंगों में हमारी मुलाकात हुई थी, तो मैंने कहा आप ओपीएस लागू कीजिए, इसको एग्जामिन करवाइए। वो क्या आप लोगों ने घोषणा कर दी, हमें तकलीफ हो रही है हिमाचल प्रदेश के अंदर। मैं कहा आपकी तकलीफ का इलाज मैं कर दूंगा, आप आगे तो बढ़िए, आप टीम भेजिए राजस्थान के अंदर,
ये हम अधिकारियों को भेज देंगे यहाँ पर आपके वहाँ, वो आपको कन्विंस कर देंगे कि मानवीय दृष्टिकोण से ओपीएस लागू करना आवश्यक है। मानवीय दृष्टिकोण से आपको जानकर आश्चर्य होगा, राजस्थान गवाह है, मैं वित्त मंत्री भी हूँ, मुझसे एक कर्मचारी ने नहीं कहा राजस्थान के अंदर आप ओपीएस लागू करो। यू जस्ट इमेजिन, कोई मांग नहीं थी, क्यों उम्मीद ही नहीं करते थे, उम्मीद करते नहीं थे। जब मैंने लागू की, जब मैंने स्पीच दी हाउस के अंदर अनाउंस किया, तो उन सबको आश्चर्य हुआ, बल्कि मजाक में मुझे कहा, अरे साहब पहले क्यों नहीं कहा, मांग तो करते कम से कम, हमारी तो हमारे महासंघ मांग करते आपसे। कहने का मतलब ये कि मानवीय दृष्टिकोण से मेरा एक फैसला है और मैं पूरी तरह कन्विंस हूं कि देश भर के अंदर ओपीएस लागू होना चाहिए। उसके कारण मैं आपको गिनाना चाहता हूं, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा हिमाचल ही बना है इसका। नंबर एक नौजवान आदमी सरकारी नौकरी के लिए क्यों भागता है? उनको तनख्वाह कम होती है, वहाँ प्राइवेट सेक्टर ज्यादा होती है। वो इसलिए भागता है कि मैं बुढ़ापे के अंदर मेरे को कम से कम सिक्योरिटी रहेगी, पेंशन भी रहेगी। सबसे बड़ा उसका टेम्पटेशन नहीं होता लाइफ के अंदर, उसका आपने खत्म कर दिया। नंबर एक। नंबर दो, जो ओपीएस है जब से लागू हुई है तब से लोगों में टेंशन है कि भाई ये कहाँ का रिवाज है कि जब रिटायरमेंट होगा तब शेयर मार्केट तय करेगा कि कितनी पैसे मिले। आप बता दीजिए, शेयर मार्केट तय करेगा नई पेंशन योजना के अंदर। अब यूक्रेन युद्ध आ गया, मान लीजिए कल कोई और युद्ध आ गया, अंतर्राष्ट्रीय शेयर मार्केट डाउन हो गया, क्रैश हो गया, तो उस वक्त में तय होगी, किस प्रकार से तय होगी सोच सकते हैं। किसी भी तरह से एनपीएस को आप स्वीकार नहीं कर सकते। और मैं मोदी जी को कहना चाहूँगा, समय रहते हैं मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, आपने ओपीएस लागू नहीं की देश केंद्र में भी और आपके बीजेपी शासित राज्यों के अंदर भी, तो आपकी ये स्थिति बन सकती है जो आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि कर्मचारी वर्ग भी अपना महत्व रखता है, वो भी आपकी सेवा करता है, वो भी आपकी सेवा करता है, 35 साल सर्विस करता है। और उनके परिवारों में क्या गुजर रही है, जब मैंने ये लागू किया तो मेरे घर पे 10-12 दिन तक इतने लोग आए, कोई 1,00,000-1.25 लाख लोग आ गए, और मुझे बंद करना पड़ा बाद में, क्योंकि मैं खुद ही 10-15 दिन में देखकर रोज भीड़ लग रही है, आंखों में आंसू आ रहे औरतों के। और कहीं मेरे ससुर जी का ये आपने भला कर दिया, मेरे पिता का ये कर दिया, आप कल्पना नहीं कर सकते, इतने खुश से लोग कुछ सोच नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात है, मानव अधिकार आयोग कह रहा है ये ह्यूमन राइट का वायलेशन है, सरकार को सोचना चाहिए। जुडिशरी का जो पे कमीशन है वो कह रहा है कि हम रिकमेंड नहीं करेंगे, हम स्वीकार नहीं करेंगे, लागू नहीं करेंगे। और सीएजी वो कह रहा है कि ये आपने कर कैसे दिया, 15 साल में अभी आप लोगों ने नियम नहीं बनाए, 2004 से लागू किया 1 अप्रैल से, अभी तक नियम नहीं बनाए हैं, अभी तक नियम बनाए नहीं। और रिटायरमेंट के बाद में क्या उनका होगा, सेवा भर्ती के नियम, और उसके बाद में रिटायरमेंट के बाद में नियमों में उनको कोई अंतिम रूप नहीं दिया गया, अभी तक नहीं दिया गया। तो सीएजी खिलाफ, ह्यूमन राइट कमीशन खिलाफ, जुडिशरी कमीशन खिलाफ, और तो भी की चर्चा ही नहीं हो रही है। मुझे इस बात का दुख है कि इनकी जो मेंटलिटी है फासिस्ट थी, क्योंकि डेमोक्रेसी तो खाली चेहरा पहना हुआ है, लोगों के एक मुखौटा बना हुआ है, कोई यकीन नहीं इनका डेमोक्रेसी के अंदर, ये लोग फासिस्ट ही है, इसलिए ये चर्चा भी नहीं कर रहे। मान लीजिए आप चर्चा करेंगे को नहीं, हम तो उसी पे रहेंगे, एनपीएस पे रहेंगे, हम नहीं ओपीएस लागू, कोई दिक्कत नहीं। आप चर्चा तो करो, चिंतन करो, मनन तो करो कि एक स्टेट गवर्नमेंट ने लागू की है, छत्तीसगढ़ ने लागू कर दी, पंजाब ने लागू की है, झारखंड ने लागू करी है, और आपके राज्य ने यहाँ पर 3 राज्य आपके हैं जो विरोध हो रहा है भयंकर, आसाम, केरला और हिमाचल प्रदेश में 3 राज्यों ने बनाई कमेटियां बनाई, सिर्फ इसलिए कर्मचारी विरोध से बचने के लिए बनाई है आपने, उनको बुलावे में भ्रम में रखने के लिए बनाई है। आप नीति और नियत साफ होती
तो आप कमेटी बना के बजाय आप घोषणा कर देते कि हम ओपी लागू करेंगे, ये मेरा मानना है। ये कर्मचारी सोशियो इकोनॉमिक सिक्योरिटी का मामला है, मेन बात नहीं दिखाना है। तो मान लीजिए दृष्टिकोण मैंने कह दिया आपको, अभी हमने 238 लोगों को लाभ भी दे दिया। ये जो आपके मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, मैंने वहां से मैंने ट्वीट भी किया था मेरे ख्याल से, जिसने कहा नहीं राजस्थान की सरकार ने खाली घोषणा करी, लागू नहीं किया है। आज रविशंकर प्रसाद सिंह जी मैंने सुना सुबह आए थे, उन्होंने ही बात कही है। अभी मुझे एयरपोर्ट में किसी ने कहा, मुझे बहुत दुख होता है, झूठ बोलने की भी हद होती है। मतलब इतने केंद्रीय मंत्री रहे हुए मुख्यमंत्री आप झूठ क्यों बोलते हो? आपको भी हम विचार करेंगे, कमेटी बनाएंगे, आप क्या रखा, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। आप कहते हो राजस्थान गवर्नमेंट ने खाली घोषणा करी है, लागू नहीं किया। मैं कहता हूं लागू भी कर दिया, और जो लोग आते हैं, जैसे कोई विधवा औरत आ गई या जो कंपेटेंट अकाउंट की नौकरी मिल गई किसी को, इस पर जो नौकरी मिलती है वो रिटायर जल्दी हो जाते हैं। 2004 में नौकरी लगी 1 अप्रैल के बाद में, और 18 साल रिटायरमेंट हो गए उनके। ऐसे करीब 238 हैं जिनको मिलने लग गई पेंशन, ओल्ड एज पेंशन मिलने लग गई है। मैंने वीडियो भेजा था यहाँ हमारे पार्टी के अंदर, आपने देखा होगा वीडियो को, जिसमें एक प्रोफेसर किस प्रकार से बोल रही है। तो आप सोच सकते हो कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। चुनाव में जीत हासिल करने के लिए इतने बड़े झूठ का आप सहारा ले रहे हो, वो अनफॉर्चुनेट है, वो कभी नहीं लेना चाहिए मेरा। अभी हमने भारत सरकार ने क्या किया है, अभी हमने तो क्या लागू कर दिया। तो हमने अभी अप्रैल से जो उनका 10% कटता था हिस्सा, वो हमने समाप्त कर दिया, काटना बंद कर दिया, क्योंकि लागू कर दी पहले, इसलिए 10% हिस्सा। और एक और पॉइंट है, आपको आश्चर्य होगा, एनपीएस जो है उसमें जब लागू की तो उसमें पारिवारिक पेंशन का भी और ग्रेच्युटी का प्रावधान नहीं किया गया। बाद में दबाव पड़ा तब भारत सरकार ने उसका प्रोविजन किया है। इसका मतलब प्रारंभ से ही जो है ये स्कीम, इसको स्कीम का परफेक्ट नहीं कह सकते। क्या आपको आपका पारिवारिक पेंशन और ग्रेच्युटी भी आपने उसमें प्रोविजन नहीं किया, बाद में उनको करना पड़ा मजबूरी के अंदर। वेस्ट बंगाल सरकार ने जब हम सबने कर दी, राज्यों ने लागू किया एनपीएस, वेस्ट बंगाल सरकार ने तब से अभी तक लागू किया ही नहीं। एक राज्य ऐसा कि देश के अंदर लागू नहीं किया, मांग शुरू से नहीं किया। तो ये जो मैं सबमिशन दे रहा था आपको, उसमें आप समझ लीजिएगा कि ये बहुत बड़ा इश्यू है, और पूरे देश में एक वक्त आएगा, पूरे मुल्क के राज्यों में और केंद्र सरकार को इसको अपनाना ही पड़ेगा। ये मैं आप बात कह सकता हूँ, शिमला के अंदर कह रहा हूँ, बैठ के जाकर। एक और पॉइंट है, वो कहते रहा कि एनपीएस के बाद में स्थिति बिगड़ रही है फाइनेंशियली और विकास नहीं होगा। अपनी ओपीएस लाएंगे तो सब रुक जाएगा। तो इनको पूछो 70 साल में या 2004 के पहले जो विकास हुआ देश के अंदर, एक सुई नहीं बनती थी यहाँ पर, बिजली लोग समझते नहीं थे गाँव में बिजली होती क्या है। वो हमारा मुल्क था जब हम आज़ाद हो गए। तो जो आज आप बताइए मुझे, जो आज 47 के बाद में 2004 तक मुल्क चला है, ओपीएस लागू थी, पेंशन भी मिली है उन लोगों को टाइमली, सब क्षेत्रों में पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, साइंस, टेक्नोलॉजी, आईटी का युग आ गया, मोबाइल फोन आ गए। जो कुछ भी हुआ है वो फिर कैसे हो गया? तो ओपीएस लागू करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये तो वित्तीय प्रबंधन की बात है, ये आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात होती है। हर राज्य की अलग अलग मैनेजमेंट होती है। आज हमने किया मैनेजमेंट, तो हमने ओपीएस लागू भी किया है। हम जो स्कीम लेके आए तो दुनिया में कहीं नहीं है, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ। चिरंजीवी योजना हमारी जो हेल्थ सिक्योरिटी दी है, हम लोगों ने यूनिवर्सल हेल्थ प्रोवाइड करी है। राइट टू हेल्थ बिल लाके लेके आ रहे हैं असेंबली के अंदर। आप कल्पना कीजिए, 10 लाख का इंश्योरेंस कर दिया सबका,
राजस्थान के अंदर। और आगे आप सुनेंगे तो आपको बड़ी खुशी होगी। 10 लाख के अलावा भी आज मानो 4 लाख का खर्चा हो गया, उसमें 6 लाख के बच्चे हैं और घर में तकलीफ आ गई, किडनी ट्रांसप्लांट होनी है या लिवर ट्रांसप्लांट होना है या ऑर्गन ट्रांसप्लांट कोई भी होना है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट होना है, कोक्लियर ट्रांसप्लांट होते हैं आजकल बच्चों के जो सुनते नहीं है, सुनने लग जाते हैं। बहुत बड़ी क्रांति है इसके अंदर। इन सब के खर्चे जो हैं, अगर घर में तकलीफ आ गई तो आपके 6 लाख जो आपको सिक्योरिटी मिली परिवार मिली रहेगी, मिली भी रहेगी आपको। उसके अलावा चाहे 15 लाख खर्च होंगे, 20 लाख खर्च होंगे लिवर ट्रांसप्लांट में, किडनी ट्रांसप्लांट में, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में, वो सरकार अलग देगी इस परिवार को। हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के किसी मुल्क में नहीं होगा। एक बार मिस्टर ओबामा ने ओबामा केयर शुरू किया था अमेरिका के अंदर, वही फेल हो गया वहां पर। बड़ा चैलेंज है, हमने स्वीकार किया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, ऐसे हमारे कई प्रोग्राम है जो कि ऑलरेडी आपके यहाँ जो मैनिफेस्टो आया उसके अंदर आ चुके हैं। इसलिए राजस्थान में हमने SC/ST सब प्लान भी लागू किया है। SC/ST बहुत बड़ा इसमें वेलकम हुआ है कि किस प्रकार से हम लोगों ने इसको लागू किया। वहाँ पर हर चीज़ में वकीलों के लिए, आपके यहाँ भी वकील काफ़ी होंगे मेरे ख्याल से, उनकी भी मांग होगी। मैंने समझता यहाँ हो सकता पहले से आई डोंट नो, पर हमने वहाँ पर अभी वकीलों के हाल ही के अंदर वेलफेयर फंड के लिए एक बना दिया उनके लिए। बहुत वकील, सभी समुदाय वकीलों का वेलकम कर रहे हैं, बात को कर रहे हैं। हर चीज को हम लोग को देखते हैं और ऐसा प्रयास करें जिससे कि नवाचार भी हो सके। और मैं कई विज्ञापन देता हूँ, सभी को देता हूँ, और कई राज्य सरकार देती है, अपनी कोई एक उपलब्धि को बताती है और वही पूरे कंट्री में छपता है, जो आलोचना भी करते हैं। कुछ लोग हमारे बारे में कहते हैं आप ये क्यों देते हो दिल्ली में या हिमाचल या कहीं पे भी। मैं इसलिए देता हूँ कि वहाँ की सरकार को दबाव पड़े। वो स्कीमें जो हम खाली पहल कर रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं, स्कीमों की जानकारी वहाँ को जनता वहाँ के पॉलिटिकल कार्यकर्ता, वहाँ के अधिकारी कर्मचारी जो भी हैं, वो तमाम वहाँ की सरकारों को दबाव पड़ेगा। राजस्थान में ये स्कीम हमारे यहाँ क्यों नहीं बन सकती है, उसमें सबका भला होगा, जिसमें OPS किएगा। नंबर 1 OPS। एक मैंने चिरंजीवी को बताया, आपके नाम होने का चिरंजीवी, जो हम कहते हैं कि लॉन्ग लाइफ। तो ये मतलब हमने योजना लागू की, जिसका मैंने कहा आपको कि तमाम दवाएं फ्री, MRI फ्री, CT स्कैन फ्री, डायलिसिस फ्री, सब कुछ फ्री। और आगे सुनिए आप कि उसमें 5 लाख का बीमा हमने कर रखा है एक्सीडेंट का। उसी के अंदर अगर भगवान करे कोई एक्सीडेंट नहीं ऊपर हो जाता, मान लो पानी में डूब गए, बच्चे डूब गए, पहाड़ से गिर गए, उन सब के लिए 5 लाख उसके घर पहुंच जाते हैं। कोई अब पहले की तरह भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे पास भी लोग बहुत खुश है योजना से। और 1 करोड़ 35 लाख परिवार राजस्थान के अंदर है। वहाँ महिलाओं को हमने जनाधार कार्ड बनाया हमने उनका, वो उसकी मुखिया है। ये जो मैं आपको स्कीम बता रहा हूँ 10 लाख वाली, ये पूरे एक परिवार की स्कीम है। महिला मुखिया है, उन सबको हम मोबाइल फोन दे रहे हैं, स्मार्टफोन दे रहे हैं, 3 साल की इंटरनेट सेवाओं सहित दे रहे हैं, जिससे कि उनके बच्चे भी, एक तो कई बच्चे अभी ऑफलाइन पढ़ाई घर में हो रही थी, ऑनलाइन नहीं कर पाए कोरोना के अंदर। और जो आज दुनिया में क्या क्या हो रहा है, तो पूरी मुट्ठी में जानकारी, नॉलेज इज पावर, ये जो आज नई थीम है देश दुनिया की, उसके अंदर वो पीछे क्यों रहे। हर परिवार को एक कॉन्फिडेंस पैदा हो बच्चों में। स्मार्टफोन हमारे पास भी आया है, वो हम दे रहे हैं। उसके अंदर एक हमने योजना शुरू करी है। मैं चाहूँगा 5 योजना प्राइम मिनिस्टर को चाहिए पूरे देश में लागू करे। ये सोशल सिक्योरिटी है, जमाना आ गया सोशल सिक्योरिटी का देश के अंदर भी। हम 21st सेंचुरी चल रहे हैं। राजीव गांधी का सपना था, आज मोबाइल फोन आ गए, कंप्यूटर आ गए, इंटरनेट सेवाएं आ गई। तो मैं 5 महीने, तो मेरे हमारी बहुत सारे हमने फैसले किए हैं, पर मैं समझता हूँ 5 ऐसी योजनाएं हैं जिसको मुझे शेयर करना चाहिए। एक तो OPS की पूरे देश में लागू हो। ये हेल्थ स्कीम जो मैंने बताया आपको, अभी उनकी स्कीम फेल हो रही है। भारत सरकार की स्कीम है PM के नाम से, क्या नाम उसका स्कीम का, आयुष्मान भारत। वो खाली आपको मालूम होगा शायद
एक के पॉपुलर क्लेम नहीं है, हमने किया है तमाम परिवार, अमीर गरीब कोई फर्क नहीं है। उनका क्या है, जो एक सर्वे हुआ था पहले, सोचियो इकोनॉमी सर्वे हुआ था, आपकी योजना चिरंजीवी है। हाँ, वो जो सर्वे हुआ था वो खाली उस सर्वे के लिए है, उस योजना आपको जाएगा। सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था पहले यूपीए गवर्नमेंट वक्त में, उसके लिए योजना खाली उन लोगों तक सीमित है। हमने किया है पूरी पब्लिक के लिए किया है, ये इसकी खासियत, बहुत बड़ी खासियत है। हम चाहेंगे पब्लिक को राइट टू हेल्थ मिले पूरे कंट्री के अंदर, पूरे देश के अंदर मिले, नंबर एक। दूसरा मेरा रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर से, ओपीएल लागू करे पूरे देश के अंदर। तीसरा जो हमने किया है, इंदिरा गांधी के नाम से नरेगा की तरह, नरेगा मैंने 25 दिन एक्स्ट्रा दिए राजस्थान के अंदर, हो सकता है नरेगा आपके यहाँ कम चल रहा होगा, 25 दिन एक्स्ट्रा दिए। हमारा अकाल सुबह पढ़ते रहते तो नरेगा का अलग महत्व है। और शहरों के लिए 100 दिन का रोजगार दिया हम लोगों ने, उसके बाद वेलकम पूरे देश में हो रहा है कि नगर पालिका इलाकों के अंदर भी गारंटी के साथ में, जैसे नरेगा गारंटी है उसी ढंग की गारंटी मिली 100 दिन की रोजगार की, उसको लोगों ने वेलकम किया है। एक 8 रुपये में हम भोजन दे रहे हैं, बैठा कर खाना खिलाते हैं आराम से। 17 रुपये पर थाली सरकार दे दी सब्सिडी। तो जो मजदूर है, डेस्टिट्यूट है, गरीब है, ठेले वाले हैं, बल्कि स्टूडेंट भी कई जगह, मैं खुद 2 जगह खाना खा रहा हूँ रसोई के अंदर। और मैंने आह्वान किया तमाम पॉलिटिकल नेताओं को, पॉलिटिकल जनप्रतिनिधियों को, महीने में का खाना में जाके खाओ रसोई में, जिससे क्वालिटी में उसमें मेंटेन रह सके, कोई क्वालिटी गड़बड़ नहीं हो। एक उसकी योजना को मैंने कहा कि भारत सरकार को चाहिए पूरे देश के अंदर ऐसी कोई स्कीम बनाए जिससे कि आदमी कम से कम भरपेट खाना खा सके। जैसे कोरोना मैंने कहा था कोई भूखा नहीं सोएगा, तो हमने ऐसी स्थिति पैदा कर दी थी, शानदार मैनेजमेंट किया कोरोना का पूरे देश के अंदर। भीलवाड़ा मॉडल का नाम हुआ था, सुना होगा आपने भी, हमारे वहाँ पर बहुत शानदार मैनेजमेंट किया, फ्री इलाज किए। उस जमाने में 40,000 के जैसे हमने फ्री लगाए, सब कुछ किया। एक तो ये बात थी। और लास्ट पॉइंट है, एक उन्होंने दूसरा 5 पॉइंट मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर के लिए मैं कहूँ, शिमला से कहूँ, शिमला क्योंकि पहाड़ में आवाज़ हो सकता, आवाज़ गूंजेगी इसकी और वहाँ से पहुँचेगी प्राइम मिनिस्टर तक। उड़ान योजना, महिलाओं को जो माहवारी होती है, लोग संपूर्ण बोलते नहीं, हमारे घरों में नहीं बोलते थे बचपन से, माँ अपने ढंग से बात करती थी, बच्चों को नहीं पूरी बात बताती। पर ये ऐसी स्थिति है, गाँव में जो महिलाएं हैं उनकी बीमारी हो जाती है, जो वो यूज करती कपड़े को, तो बीमारी होती है, बांझ बन जाती, बच्चे पैदा नहीं होते हैं, कई तरह के इन्फेक्शन होते हैं। वक्त आ गया कि आज हम भी 21st सेंचुरी में, दुनिया के मुल्कों में वीकली पैसा मिलता है, परिवारों को वीकली पैसा मिलता है, विकसित राष्ट्रों के अंदर घर चल सके आराम से। आज हमने वो स्कीम बनाई है, करीब 500 करोड़ रुपये खर्च होंगे और पूरे प्रदेश के अंदर चलाई है। पिछली गवर्नमेंट बीजेपी की थी, उन्होंने स्टूडेंट के लिए किया था, मुझे खुशी है। हमने उस योजना को पूरे राजस्थान के पब्लिक के लिए कर दी है, पूरे प्रदेशवासियों की महिलाओं के लिए कर दी है। 12 नैपकिन पर मंथ मिलेंगे, 12 नैपकिन मिलेंगे, बहुत क्रांतिकारी काम है। तो मैं ये कहूँगा कि कुछ योजना ऐसी जो कि हमने प्रयास किया है, ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये योजनाएं चाहे हिमाचल हो चाहे गुजरात हो, अभी चाहे मैनिफेस्टो नहीं भी दी गई होगी, पर राहुल गांधी जी ने तय किया, वो खुद अप्रिशिएट कर चुके हैं। मेडिसिन वाले कार्यक्रम को भी उन्होंने अप्रिशिएट किया अभी, और भी वो अप्रिशिएट करते हैं, ट्वीट करते हैं। मैं चाहूँगा कि जहाँ जहाँ हमारी सरकार बनेगी भविष्य के अंदर, सब जगह हमारा बेस ये रहेगा कि जो हमने जो फैसले किए हैं, हमने राजस्थान में फैसले किए हैं, मैनिफेस्टो बन रहे हैं, गुजरात अलग बन रहा है, हिमाचल बन रहा है, उसी ढंग से। और राहुल गांधी जी इसमें जोड़ देते हैं, वादा करो मत, अगर आप करो उसको पूरा निभाओ। कर्जे माफ करने की बात की तो 7 दिन में कर्जा माफ होगा, तो कर्जा माफ हुआ है, छत्तीसगढ़ में हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ था, राजस्थान में हुआ था। तो मैं ये कहना चाहूँगा, राहुल गांधी की जो कमिटमेंट देशवासियों के साथ में है, वो देश और देशवासियों के लिए पूरी तरह समर्पित है, कमिटेड है। इसलिए उन्होंने तय किया था कि मैं एक यात्रा निकालूँ लंबी, उसके लिए मेरा मैसेज देने की मैं प्रयास करूँ। धन्यवाद। मैं आपके सवाल आमंत्रित करूं उससे पहले हिमाचल की और देश की तमाम महिलाओं की ओर से राजस्थान के मुख्यमंत्री का धन्यवाद करना चाहते हैं कि राजस्थान में आपने बताया हर महीने 12 सैनिटरी नैपकिन उड़ान योजना के तहत दिए जा रहे हैं।
सर यहाँ पर भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली गारंटी में शामिल किया है कि घर घर लक्ष्मी योजना के तहत हर महिला को महीने की पहली तारीख आर्थिक सशक्तिकरण के तहत 1500 रुपए दिए जाएंगे। आपकी उपलब्धियां बहुत है सर, लेकिन एक उपलब्धि आपने नहीं बताई, मैं जरूर बताना चाहूंगी कि ओपीएस के हमें चुनौती दी गई, लागू नहीं हो सकता है, चैलेंज दिया गया, लेकिन हमने राजस्थान से जो हमारे वीडियो आए आपको हमने लाइव दिखाया कि जिनके खातों में पेंशनें जा चुकी हैं और वो महिलाएं भावुक होकर मुख्यमंत्री का धन्यवाद करती हुई दिखी कि अब हमें इस उम्र में किसी का आश्रित नहीं रहना होगा। ओपीएस के साथ सबसे बड़ा मुद्दा मैं आपको बताना चाहती हूँ सर, यहाँ पर सेब बागवान जो है वो पूरी तरह शोषित है। पूंजीपति मित्रों के हाथ में, दाम तय करना उनके हाथ में नहीं है। जीएसटी को 12 से 18% किया जा रहा है। बार बार पूछा जाता है राजस्थान में क्या हो रहा है, मैं बताना चाहती हूँ राजस्थान में क्या हो रहा है। किसानों की आय दुगनी करने के लिए कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देते हुए राजस्थान में कृषि आधारित उद्योगों के लिए एग्रो प्रोसेसिंग, एग्री बिजनेस एंड एग्री एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी में 2 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। यहाँ का सेब के बागवानों को किसी तरह की कोई मदद, सब्सिडी सरकार दे रही है, देने की बजाय उल्टा पता लगता है कि सर उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी बंद कर दी गई है। हिमाचल में सेब आधारित उद्योगों को ऐसी सब्सिडी मिले तो यहाँ भी पूरी इंडस्ट्री विकसित हो सकती है। ये सुझाव दे रहा है, लेकिन दुरुस्त आए, जयराम ठाकुर सरकार जा रही है, लेकिन था कि अगर आपको सुना होता सर तो जरूर यहाँ के लोगों को राहत मिलती। अब मैं सीधा आमंत्रित करती हूँ पत्रकार साथी हमारे यहाँ से एक एक करके सवाल होंगे। सर पहले एक मिनट सर, पहले आप सर, भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में नरेंद्र मोदी के नाम पे चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस की स्टार प्रचारक में प्रियंका गांधी है। क्या आप इस चुनाव को मोदी वर्सेस प्रियंका गांधी मानते हैं? देखिए, वर्सेस तो बीजेपी कर रही है, घबरा कर रही है। उन्होंने ये तय किया कि नरेंद्र मोदी जी का चेहरे सामने रख करके राजनीति करें। बकरी की माँ कब तक खैर बनाएगी, कहावत है, बकरी की माँ कब तक खैर बनाएगी। अब कब तक मोदी जी का चेहरा सामने रखे राजनीति करोगे? मोदी जी का खुद का ग्राफ नीचे आ रहा है। मोदी जी को पता नहीं महसूस हो नहीं हो, पर देशवासियों को महसूस हो रहा है कि आज अगर 2014 की जो मोदी जी की स्पीचें सुन लो 14 की और पब्लिक सुना दो तो फिर हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी।